आतंकवाद एक गंभीर वैश्विक खतरा बना हुआ है। ये न सिर्फ किसी राष्ट्र बल्कि मानवता के लिए भी बड़ा खतरा है। वर्तमान युग में आतंकवाद देश की स्वायत्तता और शांति के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। भारत भी इससे काफी प्रभावित है। आतंकवाद के समर्थक दिन प्रतिदिन खुद को और मजबूत कर रहे हैं। आजकल हर चीज आसानी से उपलब्ध है और इसके जरिए आतंकवादी संगठनों को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि अन्य तरीकों से भी आसानी से मदद मिल रही है। ये देश की शांति के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ये स्वस्थ लोकतंत्र के साथ साथ इंसानों के लिए भी चुनौती बनते जा रहे हैं। इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए कुछ सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 टूक शब्दों में कहा कि सरकार आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस रणनीति लेकर भारत सरकार चली है। मोदी जी का एक घोष वाक्य जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये न केवल भारत समग्र विश्व ने आज स्वीकार किया है और ये 10 साल के अंदर भारत के अंदर टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ी हुई। हालांकि बहुत कुछ करना बाकी है, परंतु 10 साल के काम का विहंगावलोकन करें तो संतोषजनक चित्र इस 10 साल में हमारे सामने खड़ा हुआ है। राज्यों की भौगोलिक सीमाएं भी हैं, संवैधानिक सीमाएं भी है और आतंकवाद और आतंकवादियों की कोई सीमा नहीं। वो अंतर्राज्यीय भी षड्यंत्र करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी षड्यंत्र करते हैं और इसके खिलाफ अगर हमें सटीक तरीके से अपनी रणनीति बनानी है तो एनआईए का उपयोग कर इस प्रकार के सम्मेलनों से आतंकवाद को, नारकोटिक्स को, हवाला के काम को और कई प्रकार की अनेक गतिविधि जो देश की न केवल सीमा, अर्थतंत्र और कई प्रकार की सुरक्षाओं को खतरे में डालती है, इसके खिलाफ मजबूत लड़ने का तंत्र बनाना है। तो इसका एकमात्र रास्ता आज के जैसा सम्मेलन है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत के अंदर आतंकवाद से लड़ने का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हो चुका है। हालांकि अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि कुछ षड्यंत्र को पकड़कर उसका पर्दाफाश कर दे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का मतलब है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली एजेंसियों के हाथ कानूनी रूप से मजबूत किया जाए। एक ऐसी इकोसिस्टम बनाई जाए जिसके आधार पर आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई हमारी मजबूत हो। 2 अगस्त 2019 को हमने एनआईए एक्ट में संशोधन किया जिसमें नए अपराध भी जोड़े और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्षेत्राधिकार भी दिया। एनआईए अब विदेश में भी जांच कर सकती है। यूएपीए में भी 14 अगस्त 2019 को संशोधन किया और संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया और व्यक्ति को और संगठन को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार भी हमने यूएपीए के तहत दिया, जिसका बहुत संयमित परंतु सटीक उपयोग ये 5 साल में हमारे तंत्र ने किया है। गृह मंत्री ने आतंकवाद की फंडिंग पर नकेल लगाने के लिए बनाई गई 25 सूत्री इंटीग्रेटेड योजना का भी जिक्र किया। आतंकवाद की फंडिंग को नियंत्रित करने के लिए 25 सूत्रीय इंटीग्रेटेड योजना 2020 में बनाई गई, जिसमें आतंकवाद के हर स्वरूप को, जिहादी आतंकवाद से लेकर नॉर्थ ईस्ट के आतंकवाद से लेकर वामपंथी उग्रवाद से लेकर फेक इंडियन करेंसी नोटों से लेकर नारकोटिक्स तक ढेर सारे कदम उठाए गए। एफसीआरए से लेकर रेडिकलाइजेशन की फाइनेंसिंग से लेकर अवैध हथियारों की तस्करी तक 4 एजेंसियों में काम बांटकर सामंजस्य के साथ ये इकोसिस्टम को तोड़ने का काम किया गया और इसके बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल हुई है। 2014 के बाद आतंकवाद की कोई बड़ी घटना नहीं हुई। 2014 के बाद देश में कोई बड़ी टेरर घटना नहीं हुई है। इसमें हमारे पुलिस बल ने सफलतापूर्वक इसको निरस्त करने का काम किया और 2006 से 13 और 14 से 21 आतंकवादी घटनाओं का हिसाब किताब करें तो 70% की कमी आतंकवादी घटनाओं में दिखाई पड़ी है और ये जो 30% भी है इसमें पुलिस एक्शन को भी आतंकवादियों के साथ जो मुठभेड़ होती है इसको भी शामिल किया गया है। इसका मतलब ढेर सारा हमने आतंकवाद की प्रवृत्ति को रोकने में सफलता पाई है। आतंकवादियों की सेल्फ लाइफ में भी कमी आई है, जो पहले 2 साल तक थी अब कुछ दिनों तक इसको सीमित करने में हम सफल रहे हैं। डेटा सिस्टम को मजबूत करने और तकनीकी के उपयोग को और बढ़ाने की बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एंटी टेरर इकोसिस्टम बनाने पर भी जोर दिया। हमने ये 5 साल के अंदर ढेर सारे डेटाबेस को क्रियान्वयन किया है। नेटग्रिड एक केंद्रीकृत डेटा एक्सेस सॉल्यूशन है। नेटग्रिड का उपयोग करने के लिए एसपी तक एक कार्य संस्कृति का विकास होना चाहिए। जब तक नेटग्रिड के डेटा के उपयोग की कार्य संस्कृति विकसित नहीं होती है, नेटग्रिड का डेटा कोई काम नहीं है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक कपबोर्ड है। मैं चाहूंगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक कपबोर्ड में डेटा की जो ज्वेलरी है वो आपके थाने तक पहुंचे, आपके एसपी तक पहुंचे, इसलिए आप सबने काम करना पड़ेगा। एनआईए ने एनटीडीएफएसी का डेटा बनाया है, राष्ट्रीय आतंकवाद का डेटा और उसका विश्लेषण केंद्र बनाया है। अभी वो बनने की प्रक्रिया में है, परंतु इसको समृद्ध करने का काम आपको करना चाहिए। एंटी टेरर डेटाबेस भी बन चुका है। निदान के द्वारा नार्को अपराधियों का डेटा बन चुका है। नफीस के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा फिंगरप्रिंट का डेटा जो उपलब्ध है, जो आपके पुलिस स्टेशन से एक्सेस इसको मिल सकता है। एनकोड नार्कोटिक्स के समन्वय मैकेनिज्म का हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है और मानस एक हेल्पलाइन भी बनाई है नार्कोटिक्स के रोकथाम के लिए। ये सारे डेटाबेस उपयोग कर इस साइलो में पड़े डेटाबेस को एआई का उपयोग कर इसके एनालिसिस और उपयोग के लिए भी अब एनआईए इनिशिएटिव ले रही है। गृह मंत्री ने डेटाबेस को निचले अधिकारियों तक पहुंचाने की भी बात कही। मैं एनआईए को भी कहना चाहूंगा कि क्वेरी बेस्ड एक्सेस के माध्यम से ये डेटा को नीचे पहुंचाने में आपने भी कोई तंत्र को समन्वयित करना चाहिए और तंत्र की रचना करनी चाहिए। रैंसमवेयर, मेलवेयर, ये सब से ये डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी एनआईए ने ही लेनी पड़ेगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ठीक प्रकार से व्यवस्था की है, परंतु एनआईए का दायित्व है कि जितने भी डेटा की चोरी के मामले दुनिया भर में आते हैं, इसका एनालिसिस कर टाइम टू टाइम अपनी सुरक्षा को अपग्रेड करना चाहिए। एनआईए एक्ट में हमने जो सुधार किया, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर आतंकवाद, विस्फोटक पदार्थ का अधिनियम और आर्म्स एक्ट को भी अब हमने डाल दिया है। और इस सब का नतीजा अगर हम देखें तो देश में तीनों सेक्टर जो हमारे लिए नासूर बनकर खड़े थे, चाहे कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद हो, तीनों जगह पे उग्रवादी घटनाओं पर एक मजबूत स्थिति, कंट्रोल हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने प्राप्त किया है। वो हम सब के लिए संतोष का विषय है, मगर इसको और आगे ले जाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवादी हमलों से सटीक तरीके से निपटने के लिए युवा ऑफिसर्स को हाई लेवल तकनीकी से लैस करना होगा। टेक्निक का उपयोग जब तक हम हमारी पूरी फोर्स को तकनीक के उपयोग से ट्रेन नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम नहीं लड़ सकते।
अब आतंकवाद का सामना जो हमें करना है वो समझ कर चलिए। वो सीमाहीन और अदृश्य तरीके से आतंकवादी हमले और उनका षड्यंत्र हमारे खिलाफ खड़ा है। अगर इसका हमें सटीक सामना करना है तो उच्चतम टेक्नोलॉजी से हमारे युवा अफसरों को लैस करना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और उसको भी हमने आने वाले दिनों में ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा बनाना। कई सारे राज्यों ने बनाया है, मगर जिस स्तर की ट्रेनिंग चाहिए उस स्तर की ट्रेनिंग नहीं है। टेररिज्म, टेररिस्ट और टेररिज्म के इकोसिस्टम के लड़ने के लिए गृह मंत्रालय ने जो प्रोएक्टिव अप्रोच बनाया है उसमें हम एक अगला कदम लेकर आ रहे हैं। कुछ ही महीनों में नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी लेकर हम आएंगे, जिसमें आप सबकी भूमिका अहम होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 आपराधिक कानूनों को और बेहतर तरीके से लागू करने पर भी जोर दिया। ये 3 आपराधिक कानून जो हम नए लेकर आए हैं वो हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणालिका के अंदर आमूलचूर परिवर्तन के लिए, और हम हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणाली का उद्देश्य में ही बदलाव करें। अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे इनके राज्य की रक्षा के लिए थे, सरकारी तंत्र की रक्षा के लिए थे, सरकारी अफसरों की रक्षा के लिए थे। हम जो कानून लेकर आए हैं वो कानून नागरिक के अधिकारों की रक्षा और संविधान दत्त अधिकार जो उसको मिला है इसके क्रियान्वयन के लिए, इनकी संपत्ति की सुरक्षा, इसके सम्मान की सुरक्षा, ये हमारा दायित्व है। तो तीनों कानून के लिए सभी राज्य के पुलिस विभागों ने बहुत अच्छा काम किया है, मगर मेरा अभी भी आग्रह है कि लेटर एंड स्पिरिट में इसको लागू करने का काम को और स्पीडी किया जाए, जुडिशियरी के साथ भी समन्वय किया जाए, जेल को भी अपग्रेड करनी पड़ेगी। एफएसएल का जो हमने प्रावधान किया है इसको सफल करना है तो मैन पावर के लिए आपने अपनी राज्य सरकारों से बात कर उचित मैन पावर की प्राप्ति करनी पड़ेगी, तभी जाकर अपराधियों को सजा दे पाएंगे और जिस पर अपराध नहीं है वो लोगों को समय पर रिहा करेगा। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आतंकवाद रोधी मुद्दों से निपटने वाली केंद्रीय एजेंसियों और विभागों के अधिकारी और कानून, फोरेंसिक और प्रौद्योगिकी जैसे संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हुए। आतंकवाद शब्द की शुरुआत 1793-94 में हुई। ये दौर था फ्रांसीसी क्रांति का। ये वो दौर था जब इस शब्द के मायने अलग थे। फिर दौर बदला, हालात बदले और बदल गया इस शब्द का मतलब। अब ये शब्द दुनिया की बहुत बड़ी आबादी को सता रहा है। ये मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। देशों के बीच सीमाओं को लेकर संघर्ष होते थे, अभी भी हैं। इसको लेकर युद्ध भी लड़े गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानव जाति को युद्ध से बचाने की भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघ ने संभाली। यूएनओ समर्थक भले ही दावा करें कि उन्होंने युद्ध को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है या युद्ध शब्दावली के आसपास चलने वाली गतिविधियों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पैदा किया है, पर आज युद्ध ने अपना दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है। युद्ध अब आतंकवाद के रूप में छद्म तरीके से लड़ा जा रहा है। युद्ध की सीमाएं होती हैं। युद्ध 2 देशों की सेनाएं लड़ती हैं। देश की रक्षा में जान देने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। व्यक्ति अपना घर-बार छोड़कर सेना में जाता है तो सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए मर मिटने को जाता है। युद्ध के कुछ नियम, कायदे और कानून होते हैं और युद्ध रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था होती है। लेकिन आतंकवाद युद्ध से भी भयानक होता है। आतंकवाद का कोई नियम, कोई मर्यादा नहीं है। किसको मारना है, कहाँ मारना है, कब मारना है, कैसे मारना है, ये सब
आतंकवादी तय करता है। और इस आतंकवाद में कितने लोग मारे गए इसकी सही आंकड़े जुटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि किसी एक परिवार में जब कोई आतंकवाद का शिकार होता है तो पूरा परिवार उजड़ जाता है। किसी की पूरी दुनिया, बसी बसाई दुनिया बिखर जाती है। समय के साथ आतंकवाद ने अपने रूप बदले हैं। आतंकवाद विश्व के सामने लगातार जारी और इसका नाम वही है, लेकिन इसके चेहरे, मोहरे और तरीके बदल गए हैं। कोई देश अब इससे बचा नहीं है। सोशल मीडिया, एन्क्रिप्ट किए गए संदेशों और वेब की अंतहीन अंधेरी दुनिया के जरिए दुष्प्रचार हो रहा है। नए रंग रूटों को भड़काया जा रहा है और जुल्मों की साजिशें रची जा रही हैं। इसके खतरे अनेक हैं। आतंकवादियों द्वारा रासायनिक, जैविक और रेडियोधर्मी हथियारों के इस्तेमाल की खौफनाक साजिश रची जा रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इतना बड़ा खतरा है ये आतंकवाद, तो फिर सब एक होकर इसके खिलाफ कदम क्यों नहीं उठाते? इसके लिए कई बार वैश्विक मंचों से कदम उठाए गए, लेकिन उसका असर उतना नहीं हुआ जितना मानवता के खिलाफ इस दंश को खत्म करने के लिए होना चाहिए था। अब तस्वीर बिल्कुल साफ है, एकदम साफ। आतंकवाद को कौन समर्थन दे रहा है, कौन वित्त पोषण कर रहा है, किसकी जमीन से पैदा हो रहा है ये मानवता का दुश्मन, ये सब साफ हो चुका है। फिर क्यों कवर अप किया जाता है? आतंक है, चाहे इसके पीछे किसी भी तरह के तर्क दिए जाए। अब सवाल उठता है कि जिस देश की धरती से इस तरह के कामों की योजना बनाई जाती है, समर्थन किया जाता है और फिर लागू किया जाता है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? आज वक्त की जरूरत है कि आतंकवाद विरोधी बहुपक्षीय तंत्रों और उनके काम करने के तरीकों की अखंडता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की। वे कभी कभी अपारदर्शी होते हैं, कभी कभी एजेंडे से प्रेरित होते हैं और कभी कभी बिना सबूत के आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही आतंकवादियों को प्रतिबंधित करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए एक समान मानदंड लागू नहीं होते। इसके अलावा आतंकवादियों द्वारा नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से होने वाले खतरों का मुकाबला करना भी बहुत जरूरी हो गया है। आतंकवादी गुटों का एजेंडा मानवता के प्रति द्वेष और असहिष्णुता से भरा हुआ है। आतंकवाद से संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में निहित साझे मूल्यों को चोट पहुंचती है। ऐसे में सबका सामूहिक दायित्व है कि एकजुट होकर सभी लोगों के लिए हर जगह शांति और संरक्षा, गरिमा और अवसर से भरपूर विश्व बनाया जाए। आतंकवाद का खतरा किसी भी राष्ट्र की सीमाओं में बंधा नहीं है और उसे कोई भी एक सरकार या संगठन मात नहीं दे सकता। इसके लिए वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर विभिन्न पक्षों को मिलकर प्रयास करना होगा। इक्कीसवीं सदी में सुरक्षा खतरे नाटकीय रूप से विकसित हुए हैं। वे अब राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं हैं। नए आपराधिक नेटवर्क आपस में जुड़े हुए और संगठित होते हैं। अपराध और आतंकवाद के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई हैं। गंभीर खतरे के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस खतरे से सामूहिक रूप से लड़ने के तरीके पर आम सहमति तक पहुंचने से बहुत दूर है। ये दरारें इतनी गहरी हैं कि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की एक समान परिभाषा अपनाने पर भी सहमति नहीं बन पाई है। अत्याधुनिक हथियारों तक आसान पहुंच और प्रौद्योगिकी में विध्वंसकारी प्रगति, खासतौर पर साइबर दुनिया, आतंकवादियों की पहचान को छुपाती है। साथ ही उन्हें वास्तविक समय में सुरक्षित संचार और धन के प्रवाह की सुविधा प्रदान करती है। भारत भी अपने सभी पड़ोसियों के साथ खुली सीमाओं और लंबी तटरेखा के कारण आतंकवाद के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। भारत के खिलाफ आतंकवादियों और विद्रोहियों को कई स्रोतों से भौतिक सहायता और धन मिलना जारी है। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत की ओर से किए जा रहे प्रयासों की बात करें तो आतंकवादी हमले के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में कई कदम उठाए गए।
तटीय सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई और ये जिम्मेदारी नौसेना, तटरक्षक, समुद्री पुलिस के पास है। आतंकवादी अपराधों से निपटने के लिए एक विशेष एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना की गई, जो जनवरी 2009 से काम कर रही है। सुरक्षा संबंधी जानकारी का उपयुक्त डेटाबेस तैयार करने के लिए राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड का गठन किया गया है। आतंकवादी हमलों पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लिए 4 नए परिचालन केंद्र बनाए गए हैं। खुफिया ब्यूरो के अधीन कार्य करने वाले बहु एजेंसी केंद्र को और मजबूत किया गया है। नौसेना ने भारत की विस्तृत तटरेखा पर निगरानी रखने के लिए एक संयुक्त परिचालन केंद्र का गठन किया। संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के समग्र दृष्टिकोण का नेतृत्व और समन्वय करता है। UNOCT के तहत संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी केंद्र आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। साथ ही वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति को लागू करने में सदस्य राज्यों को समर्थन देता है। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय की आतंकवाद रोकथाम शाखा अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सदस्य राज्यों के अनुरोध पर आतंकवाद के विरुद्ध सार्वभौमिक कानूनी ढांचे के अनुसमर्थन, विधायी समावेशन और कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने में काम करता है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FTF एक वैश्विक धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी संस्था है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करती है, जिसका उद्देश्य इन अवैध गतिविधियों और समाज को होने वाले नुकसान को रोकना है। UNSCCTC की स्थापना सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 द्वारा की गई थी, जिसे अमेरिका में 9/11 के आतंकवादी हमले के मद्देनजर 28 सितंबर 2001 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। समिति को प्रस्ताव 1373 के कार्यान्वयन की निगरानी का कार्य सौंपा गया था, जिसमें देशों से घरेलू और विश्व स्तर पर आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए अपनी कानूनी और संस्थागत क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक उपायों को लागू करने का अनुरोध किया गया था। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण को अपराध घोषित करने, आतंकवादी कृत्यों में शामिल व्यक्तियों से संबंधित किसी भी प्रकार के धन को जब्त करने, आतंकवादी समूहों को सभी प्रकार के वित्तीय समर्थन से वंचित करने, आतंकवादियों के लिए सुरक्षित आश्रय, पोषण या समर्थन के प्रावधान को समाप्त करने और आतंकवादी कृत्यों में शामिल योजना बनाने वाले किसी भी समूह के बारे में अन्य सरकारों के साथ जानकारी साझा करने के लिए कदम उठाना शामिल है। आतंकवाद का मुकाबला एक ऐसी लड़ाई है जिसमें किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती। दुनिया इस पर फोकस की कमी या समझौते को बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसी भी देश को आतंकवाद से राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब आतंकवाद से निपटने की बात आती है तो हमें राजनीतिक मतभेदों को दूर करना चाहिए। चरमपंथियों, कट्टरपंथियों और आतंकवादियों की ओर से नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग की बढ़ती चुनौती चिंता का विषय है। पिछले कुछ वर्षों में आतंकी गुटों ने अपने फंडिंग पोर्टफोलियो में बदलाव किया है और भर्ती करने के अपने टूल किट का विस्तार किया है। वे धन उगाहने और वित्त के लिए वर्चुअल करेंसी जैसी नई और उभरती प्रौद्योगिकियों से मिलने वाली गुमनामी का फायदा उठाते हैं। आतंकवादी समूह झूठी कहानियों को फैलाने, नफरत को उकसाने और विचारधाराओं को कट्टर बनाने में लोकतांत्रिक समाजों के खुलेपन का फायदा उठाते हैं। सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद के वित्त पोषण और राज्य की ओर से प्रायोजित किए जाने का मुद्दा है। दुनिया अब पहले की तरह औचित्य और कवर अप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अपने कड़वे अनुभव से हम जानते हैं कि आतंक आतंक है, चाहे स्पष्टीकरण कुछ भी दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि जिस राज्य की धरती से इस तरह के कार्यों की योजना बनाई जाती है, समर्थन किया जाता है और लागू किया जाता है, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं? हथियारों की अवैध तस्करी सहित आतंकवादियों की आवाजाही को रोकने और पता लगाने के लिए सीमा नियंत्रण में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है।
सियासत टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।